देखिए, कई सारे लोगों ने सवाल किया था कि आप वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेकर के जो वायलेंस उसके बाद जब शुरू हुई है, तो आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जबकि मैंने अपने लाइव सेशन में बोल दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं एक सेलेक्टिव जर्नलिज्म कर रहा हूं। जबकि सेलेक्टिव जर्नलिज्म अगर मैंने की होती तो मिलियन में मेरे सब्सक्राइबर होते। अब देखो, मैंने एक बात की थी अपने लाइव सेशन में और बताया था कि किस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है। ममता, एक सवाल था ना कि मोदी वर्सेस हु वाला जो स्पेस है, ममता बनर्जी कैसे उसको खाली करके आगे बढ़ रही हैं। जो फाइटर वाली जो उनकी छवि थी और मजबूत हुई है 214 सीट जीतने के बाद। तो अगर विपक्ष का साथ देगा उनको, अगर विपक्ष का चेहरा बनाएगा, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो हाँ नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है उनके अंदर। तो ये सारी बातें मैंने की थी, तो उसमें मैंने वायलेंस को लेकर बात की थी। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने बोला कि नहीं, आपको वायलेंस को लेकर बातचीत करनी चाहिए, आपको रख के बोलना चाहिए, मुखर रूप से आगे आके बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पे जब पश्चिम बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है उसको लेके जितनी तेजी से वीडियोस, फोटोज, चलचित्र, वॉइस ओवर आगे आ रहे हैं, उसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति अंदर से हिल सकता है। कोई भी साधारण व्यक्ति, मुझे भी देखा, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन जब मैंने फैक्ट चेक किया तो मैंने सोचा कि ये बहुत गलत हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में जैसी ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कार्यालयों में हमने देखा कि वहां आग लगी है। उनके जो समर्थक हैं उनको पीटा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी और किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं देती है। हिंसा को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पहली बात, ममता बनर्जी सरकार को अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है कि हिंसा को रोका जाना चाहिए था, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर जिस रफ्तार से वीडियोस आ रहे थे, फोटोज आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में नरसंहार चल रहा है और ये उन सब लोगों को मार देंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। इस तरह की भावनाएं अंदर बन रही थी। अभी सबको देखते हुए मंत्रालय ने राज्य सरकार से बोला कि आपके विपक्ष के नेताओं को क्यों मारा जा रहा है, आप हमें रिपोर्ट दीजिए। ममता बनर्जी की सरकार कहती है और टीएमसी की कार्यकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी की तरफ से हमला किया गया और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। पश्चिम बंगाल में अभी 14 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 4 लोग टीएमसी के भी कार्यकर्ता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, उसको लेके एक टीम पहुंचेगी। टीम का स्वागत ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने बोला है कि टीम आए, आप भले ही प्राइवेट प्लेन से आइए, बहुत सुविधा से आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप सभी का RT-PCR टेस्ट होगा, उसके बाद आप अपनी जांच कर सकते हैं। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह दिया, और जांच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जब ममता बनर्जी अपना शपथ समारोह उनका चल रहा था, तो राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी को नसीहत दी थी इस वायलेंस को लेकर के। वायलेंस को लेकर के क्या नसीहत दी थी? उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। ममता बनर्जी को इस तरह की उन्होंने संदेश दिया था। राजधर्म का पालन तो नरेंद्र मोदी जी को भी कहा गया था 2002 के गुजरात राइट्स के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो कुछ उस तरह का राजधर्म के पालन करने की बात ममता बनर्जी से कही गई। तो ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती हैं कि आज ही तो उन्होंने शपथ ली है, 3 महीने से राज्य की पूरी सरकार चुनाव आयोग के हाथों में थी और आयोग ने कई ऐसे अफसर नियुक्त किए हैं जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जितने फोटोज, जितने वीडियोज आपने देखे हैं वायरल होते हुए, उसको देख करके निश्चित तौर पे मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैंने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि स्थिति वैसी नहीं जैसे दिखाई देने की कोशिश की जा रही है। अमूमन कई सारे ऐसे फेक चैनल्स होते हैं, फेक आईडीज होती हैं जहाँ से फेक खबर फैलाई जाती हैं, उनको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब वही खबर एक ऑफिशियल अकाउंट से आती है तो लोग उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और वो भरोसा का मतलब आप देखेंगे कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इनफैक्ट ऐसे जहरीले मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसको देख के बड़ा डर सा लगता है। कहा जाता है कि हिंदू अब एक हो जाओ, क्योंकि मुसलमान पश्चिम बंगाल में एक हो गया, तो देखो वहाँ सब हिंदुओं को मारा जा रहा है। फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, उनको वायरल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, निंदा करते हैं, ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन फेक फोटो को आप अगर सर्कुलेट कर रहे हैं तो आपकी इसके पीछे की मंशा क्या है, इसको समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। फेक फोटोज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहले बीजेपी का जो आधिकारिक फेसबुक पेज है, वहां से एक फोटो को शेयर किया गया था। उसमें बोला गया था कि बीजेपी कार्यकर्ता
मणिक मोइत्रा हैं जो टीएमसी गुंडों ने इनको मार दिया। जब फैक्ट चेक किया गया इंडिया टुडे के द्वारा तो पता चलता है कि ये तो फेक न्यूज़ है, और जिस आदमी को उन्होंने मार दिया वो आदमी जिंदा, और वो आदमी कौन है? वो पत्रकार है। उसने ट्विटर अकाउंट पे साफ तौर पे खुद बोला कि मैं तो जिंदा हूं भैया, और घटना स्थल से 1300 किलोमीटर दूर हूं, और मेरा नाम वो मोइत्रा नहीं है, उनका नाम क्या था? आंद्रो बनर्जी। तो इस गलत तरह की फेक न्यूज़ फैलाना बंद कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से फेक न्यूज़ एक आधिकारिक फेसबुक पेज से अगर आप फैला रहे हैं, इसके आप राष्ट्र के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बात को समझना चाहिए। अब इसको लेकर के, वायलेंस को देख करके किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, तो ऐसी दिमाग जिनका हमेशा खराब रहता है, जिनका नाम है कंगना रनौत, उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आपको 2000 वाला रूप लेना होगा इन गुंडों को चुप करने के लिए। अब ट्विटर ने बोला कि ये तो ग्लोरीफाई कर रही हैं हर चीज़ों को, तो ठीक है, अब इनका अकाउंट सस्पेंड करते हैं। तो कंगना रनौत का फिर ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया हमेशा के लिए। ऐसा अंग्रेजी पढ़ने के बाद समझ में आता है। एक नहीं, तमाम फेक ऐसी बॉडीज़ देखने को मिली थी, खबर देखने को मिली, जिनको डिबंक किया गया था। एक दिखाया गया था कि एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई। अब इंडिया टुडे ने खुद इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि नहीं, इसका हिंसा से कोई मतलब नहीं है। अब इसको लेके फैक्ट चेक भी हुआ है, और वहाँ की जो पुलिस कप्तान है, जो NN त्रिपाठी ने आधिकारिक बयान भी दिया कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी फोटो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा था। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी बात चल रही थी। अब आप ये सोचिए, फेक न्यूज़ को फैलाने का इन लोगों का मकसद क्या हो सकता है? अब एक सिंपल सा नैरेटिव इनका ये है कि अब फेक न्यूज़ फैलाओ, लोगों के अंदर ध्रुवीकरण करना शुरू करो। देश के अन्य कोने के जहाँ भी चुनाव अगर होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, अब चुनाव आपके यूपी में होने वाले हैं, तो ध्रुवीकरण कीजिए और उनको ये संदेश देने की कोशिश कीजिए कि ममता बनर्जी के जो मुसलमान थे उन्होंने उनको वोट दिया और हिंदुओं को मारा जा रहा है। जबकि सच्चाई अगर आप देखेंगे तो वह हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में ममता बनर्जी को वोट दिया है। ममता बनर्जी को वोट देने का मतलब था वो उनकी पॉलिसीज़ और उनका एग्जीक्यूशन। गरीबों को जो पॉलिसीज़ उनकी थी, अगर मैं नाम लूँ उन पॉलिसीज़ का जिसकी वजह से ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ भी था, तो एक एक करके पॉलिसी का अगर मैं नाम लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बात की जा रही है कि हिंदू मुसलमान के वोट से ही ये जीत गई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, तृणमूल कांग्रेस ने कई कल्याण योजनाएं चलाई थी, ठीक है। इसमें कन्याओं, महिलाओं और ग्रामीण गरीबों के हित से शुरू की योजनाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। अब इसमें पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार के वित्त पोषण वाली कई अन्य योजना, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यक्रम और घरेलू गैस सिलेंडर के रियायती वितरण जैसी योजनाओं का बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन करना ही ममता बनर्जी की जीत का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, एक वजह बनी ममता बनर्जी के लिए। इन सारी बातों को कोई बात करना चाहता, लेकिन उस फेक नैरेटिव में फंसा करके इस ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को समझिएगा। हमने देखा कि 214 सीट जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर रिपोर्टिंग इस तरह से भी की गई है कि उन्होंने अपनी सारी सीटों को बचाया है और हर सीट को बचाया, सशक्त के साथ वो आगे बढ़ी हैं और 3 सीट फालतू लेके आई हैं। 2016 में टीएमसी की 211 सीटें थी, हम 2014 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है कि टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस 2016 में इनकी अच्छी खासी सीट थी, 76 लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के सीटें थी, और वाइप आउट करते हुए अब बीजेपी की 77 सीटें हो चुकी हैं। ममता बनर्जी की 214, बीजेपी की 77 और लेफ्ट की और कांग्रेस की लगभग 0 सीटें जो रही हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको जानना चाहिए, वो ये है कि बीजेपी ने 77 में से 58 जो सीटें थी वो सारी की सारी सीटें टीएमसी की छीनी है, और बाकी बची हुई लेफ्ट की और कांग्रेस की सीटें उन्होंने खींची है। ममता बनर्जी ने जो सीटें उन्होंने बीजेपी के लिए गंवा दी हैं, बीजेपी की वजह से गंवा दी हैं, उसकी आपूर्ति कहाँ से की? लेफ्ट और कांग्रेस की सीट की वजह से। और मैंने अपने उसमें बताया था कि बैकडोर से अगर ममता बनर्जी को इस टीएमसी का और कांग्रेस का अगर समर्थन नहीं होता, अगर साथ नहीं होता, तो ये चुनाव
थोड़ा सा फाइट में आ जाता और स्थितियाँ शायद कुछ पलट जाती या बदल जाती। तो कुछ इस तरह से विश्लेषण मैंने अपने इस लाइव सेशन में कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए था कि मैं दोबारा से आके बातचीत करूं, आप लोगों को समझाऊं। अब देखिए, अब एक साथ ना नैरेटिव शिफ्ट हो गया है। कहाँ हम सरकार से ऑक्सीजन बेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और वो सारी बात करते करते, वैक्सीन की बात करते करते कहाँ पश्चिम बंगाल चले गए। तो इस तरह से अब आने वाले चुनाव में अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वक्त हो सकता है। अगर आज की परिस्थिति हम देखेंगे, अभी उपचुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव हुए हैं यूपी में, तो वहाँ सपा ने बाजी मारी है और हम देखेंगे तो वहाँ पर बीजेपी हार उनको हाथ लगी है। 2022 में जब यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पर पूरी कोशिश पोलराइजेशन की होने वाली है और वहाँ पर होगी भी। पश्चिम बंगाल को लेकर के साफ तौर पे वहाँ एकजुट हो चुका है, हिंदू को एकजुट होना होगा, इस तरह की बातें चलेंगी और यहाँ पर फ़ायदा लेने की कोशिश यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि जब जब ध्रुवीकरण हुआ है, जब हिंदू मुसलमान हुआ है, तब बीजेपी को वाकई में फ़ायदा हुआ है। पश्चिम बंगाल का केस अलग है, उसको लेकर विश्लेषण करेंगे, किया भी है बहुत हद तक और बहुत हद तक किया भी जाना है चीज़ों को समझने के लिए। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप अब ये नहीं कहेंगे कि वैभव सेलेक्टिव पत्रकारिता करता है, ठीक है। तो बहुत सारी वजह होती हैं। तो अब लास्ट में अगर फाइनल ओपिनियन में दूं तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे फेक फ़ोटोज़ आ गई, बहुत सारी बाढ़ आ गई, तो ऐसा लगता कि सौयों नरसंहार हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि टीएमसी को वोट नहीं दिया। तो ऐसा शेयर करने से पहले हम फैक्ट चेक कर लें तो बेहतर होगा। पश्चिम बंगाल में वायलेंस हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आग आपके पड़ोसी राज्य में नहीं फैलेगी, वो फैलती है, आपके पड़ोस में भी झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है समझदारी के साथ आगे बढ़िए, चलिए। लेकिन मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहा जा रहा था कि जितनी फैक्ट चेक वेबसाइट हैं वो करती क्या है, वो वो पश्चिम बंगाल में जो वायलेंस होता है उस वायलेंस को ना क्लीन चिट दे देती हैं। अब मुझे उनकी सोच पर तरस आता है और मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस सोच की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि फेक फोटोज, फेक वीडियोस और फोटोशॉप्ड जो आपकी इमेजेस हैं वो सर्कुलेट होने देनी चाहिए और जो वायलेंस है वो लगातार होता रहे और राज्य में फैलता जाए। यानी कि आप एक वायलेंस को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग जो काउंटर करते हैं और इस तरह की जो आप देखते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनसे दूर रहिए, इनको ब्लॉक कीजिए और समाज का कहिए कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। पहली बात, मुझे उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए होंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।